Hello aspirants. So in today's class we'll start with the chapter of methods and methodology in the cultural anthropology, and with this chapter we are going to complete the paper first, and then we will start with the paper second, that is the village and the village studies, और उसके अंदर again I'll try to cover the major points that are expected in the paper itself. चलिए, so the experiential ethnography, so इसको हमने पहले इंट्रोड्यूस किया. सो पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया दैट द एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी इट इज़ द फॉर्म ऑफ द एथनोग्राफिक रिसर्च, जिसके अंदर आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, यानी कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इमोशन है और एंगेजमेंट आपका कैसा कम्युनिटी के साथ रहा, उसके ऊपर जो है वो बात की जाती है. तो सबसे पहले जो एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी का अगर डेवलपमेंट है वो 20वीं सेंचुरी से शुरू होता है, ब्रॉन्सा मलिनोस्की से. फिर उसके बाद विक्टर टर्नर आते हैं और थ्रू दी कंसेप्ट ऑफ लिमिनैलिटी वो एक्सपीरियंस को जो है समझाने की कोशिश करते हैं. देन उसके बाद आपके पास लेट 20वीं सेंचुरी के अंदर रेडिकल एम्पिरिसिज्म आता है विद द हेल्प ऑफ मिशेल जैक्सन्स वर्क. ठीक है, तो मिशेल जैक्सन जो है वो रेडिकल एम्पिरिसिज्म लेके आते हैं, जिसके अंदर एक एथनोग्राफिक इंक्वायरी का जो प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर है वही एक्सपीरियंस बन जाता है, कि आपको जो है वो अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि उस कम्युनिटी के अंदर जो है वो कैसा हुआ. एंड विद दिस रिफ्लेक्सिव अप्रोच हम जो है वो ये जानते हैं कि जो कम्युनिटी है वो किस तरह से चीज़ों को समझने में जो है वो काबिल रहती है. देन उसके बाद व्हाट आर द की फीचर्स, इसके अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर जो है ज़्यादा एम्फोसिस रहता है. जैसे रूथ बहर का काम है दी वनरेबल ऑब्जर्वर, तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने यही काम किया था कि वहाँ पे उन्होंने शी इनकॉर्पोरेट्स हर ओन इमोशंस एंड वनरेबिलिटीज़ इनटू द एथनोग्राफिक वर्क. ठीक है, तो उसने अपने इमोशंस के बारे में लिखा एंड थ्रू हर इमोशंस हम जो है वो उस कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी के साथ जो है अटैच होते हैं. डीप इमर्शन, काफ़ी टाइम जो है वो आप स्पेंड करते हो इस कम्युनिटी के अंदर. रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्टिव अप्रोच के जो है वो यूज़ किया जाता है. रिफ्लेक्सिव अप्रोच का मतलब होता है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्सिव रहते हो. आप अगर कुछ भी फील करते हो तो आप अपने अजम्पशंस के बारे में, बाइसेस के बारे में एक्सप्लिसिटली जो है वो व्यूअर्स को या फिर आपको जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको बताते हो. एंड रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि जो बाहर वाली चीज़ें हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से आप लिखते हो. देन उसके बाद बात आती है द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. इसके अंदर सिर्फ जो है वो एथनोग्राफी नहीं लिखी जाती फॉर द सेक ऑफ एथनोग्राफी. इसके अंदर जो सोशोलॉजिकल टूल्स हैं, साइकोलॉजिकल टूल्स हैं, हिस्ट्री है, लिटरेचर है, उसका भी जो है वो उतना ही ध्यान दिया जाता है. ठीक है, सो इस तरह से आपके पास जो है वो नरेटिव के साथ एंगेजमेंट रखा जाता है, आपका सेंसरी एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाता है. ठीक है, आपका जो सेंसरी एक्सपीरियंस है जैसे साइट का, साउंड का, स्मेल का, टेस्ट का, टच का, इसके ऊपर खास विशेष करके जो है वो आपके ऊपर ध्यान दिया जाता है. देन उसके बाद इमोशंस के ऊपर जो है वो ध्यान रखा जाएगा. और आपके पास जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, आपके समाज के साथ कैसे रिलेशनशिप्स रहे और कैसे रिलेशनशिप्स बने, उनके साथ जो है वो अगेन बड़े क्लैरिटी से जो है उस चीज़ को लिखा जाता है. ठीक है, अब क्रिटिसिज्म है, मेजरली इसके 3 क्रिटिसिज्म्स आते हैं. पहला ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, इट इज़ एंटायरली सब्जेक्टिव. ठीक है, देन उसके बाद जनरलाइजेबिलिटी जो है वो अगेन आपके पास जो है वो तो जनरली बेसिकली होता क्या है अकॉर्डिंग टू द पॉल रेबिनो, कि जब आपको थ्योरी बनानी होती है तो थ्योरी के अंदर एक तरह की जनरलाइजेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है. बट इवेंचुअली जैसे ही आप इस थीसिस के ऊपर पहुंचते हो तो जनरलाइजेबिलिटी जो है वो खुद लिमिट हो जाती है. ठीक है, आप जनरलाइज किसी चीज़ को नहीं कर सकते हो. एंड उसी के साथ देयर आर मैनी एथिकल कंसर्न्स, कि आपके पास जो है वो एथिकल डायलेमास एक इंसान फेस करता है, और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर कई वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं दैट आर सिंपली नॉट पॉलिटिकली करेक्ट. ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है हाउ हैव द इंटरप्रिटेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम द क्लासिकल टू द कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स. ठीक है,
सो बेसिकली इसके अंदर ये नहीं करना है कि सबसे पहले आपने इंटरप्रिटेशन बता दिया फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन बता दिया। बच्चे ये जो है वो अप्रोच बिल्कुल गलत होती है कि आप पहले एक कीवर्ड को पकड़ते हो फिर आप दूसरे कीवर्ड को पकड़ते हो। दिस शुड नॉट बी डन एट ऑल। ठीक है, तो पहले तो दोनों चीज़ों को आपको इकट्ठा रख के इंटीग्रेट करके फिर उसके बाद जो है वो आपको चीज़ों को लिखना होता है। ठीक है, सो आपके पास सबसे पहले क्लासिकल इंटरप्रिटेशन कैसा था, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन किया जाता था, अथॉरिटी के एथनोग्राफर के पास होती थी और कम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो उसको ऊपर ऊपर से देख लिया जाता था। जो स्ट्रक्चरिंग है इट वाज ऑन दी मोर साइंटिफिक एंड देन उसके बाद जो डोमिनेंस है वो एथिक अप्रोच का हुआ करता था। आजकल क्या है, आजकल रिफ्लेक्सिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, कम्प्लेक्सिटीज़ को एम्ब्रेस करते हैं और आपके पास जो कम्युनिटी की वॉइसेस हैं उसको इंक्लूड करने की हम कोशिश करते हैं और आपके पास जो राइटिंग स्टाइल है वो और ज़्यादा नरेटिव हो चुका है। देन उसके बाद जो पावर डायनेमिक्स है उसको खास करके ध्यान दिया जाता है आफ्टर द पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंपली आपको जो है वो सारी की सारी पावर थमा दी जाएगी। अप्रोच जो है वो और ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है और जो पुरानी एथनोग्राफीज़ है उनको हम डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डीकोलोनलाइजिंग ऑफ द एथनोग्राफीज़। देन उसके बाद हम विजुअल और डिजिटल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं सो एज़ टू आपके जो एक्सप्लोरेशन है उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। देन उसके बाद डिस्कस द फेनोमेनोलॉजी एज द रिसर्च मेथड इन द एंथ्रोपोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं कि दैट व्हाट इज़ फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी और इट्स अ मेथडोलॉजिकल अप्रोच। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी के परस्पेक्टिव से देखें कि ये एक मेथडोलॉजिकल अप्रोच होती है जिसके सहारे आप एक इंसान का एक्सपीरियंस जो है वो उसी की टर्म्स के अंदर जो है वो समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब फेनोमेनोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किस तरह से यूज़ हो रही है। पहली चीज़ है, आप सामने वाले की कल्चर प्रैक्टिसेस को समझना चाहते हो तो एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। देन आपके पास जो है वो अगर आप कल्चरल डिफरेंसेस का जो गैप है वो आप ब्रिज करना चाहते हो, अगेन द शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू। देन उसके बाद आप सबसे अहम जो चीज़ है, आप इसके सहारे सब्जेक्टिविटी को एक्नॉलेज करते हो। ठीक है, पहले क्या था कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन बनाने की कोशिश की जाती थी और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन बनाने के चक्कर में एक इंसान जो है वो अपने बाइसेस को जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कंसिडर करता था, तो रिफ्लेक्सिविटी जो है वो कम हो जाती थी। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हमने यही किया, हमने सब्जेक्टिविटी को फॉर्मली एक्नॉलेज किया जिससे जो है वो अगेन यू आर प्रमोटिंग दी रिफ्लेक्सिविटी। अब बेसिकली व्हाट आर द स्टेप्स इन फेनोमेनोलॉजी। पहले जो है वो जो भी आप फिनोमिना स्टडी करना चाहते हो उसको आप पढ़ते हो, उसको आप सेलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद आप खुद जाते हो, उसका एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हो, फिर उसके बाद जो है वो आप उस एक्सपीरियंस के अंदर क्या टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज़ को जो है वो आप लिखते हो। देन उसके बाद जो है वो उस फिनोमिना का असेंस कैप्चर करने की कोशिश करते हो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक केस स्टडी लिखी है, द केस स्टडी ऑफ इन्ना। ठीक है, तो ये जो है डिजारिस ने ये केस स्टडी की थी, रॉबर्ट डिजारिस ने, नेपाल के अंदर योलोमो लोगों के अंदर, द बॉडी एंड इमोशन। और वहाँ पे उन्होंने बेसिकली मेंटल इलनेस को जो है स्टडी किया था। मेंटल इलनेस, उनके अंदर पोजेशन वगैरह होता है, स्पिरिट्स वगैरह आती है उनकी बॉडी के अंदर, तो उस जो एक सेरेमनी है उसको उन्होंने स्टडी किया। सो बेसिकली आपके पास जो है वो पहले जो फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट था इट वाज द मेंटल इलनेस और द एक्सपीरियंस ऑफ द मेंटल इलनेस इन द योलोमो कम्युनिटी। वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो कलेक्ट किया। ठीक है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के अंदर जो है वो उन्होंने उनकी डेली लाइफ को दिखाया कि वो किस तरह से रहते हैं, उनकी लैंग्वेज को लर्न किया और आपके पास इन डेप्थ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जो इंडिविजुअल्स मेंटल इलनेस से प्रभावित थे, जिनके अंदर आत्माएं वगैरह आती थी। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ थी, हीलर्स के साथ जो है वो रहे कुछ टाइम, जो फैमिलीज़ थी, जो इंडिविजुअल्स इफेक्टेड थे उसके साथ जो है वो रहे। देन उसके बाद एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया जाता है जो उसकी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, उसका एक्सपीरियंस की अंडरलाइंग स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो डिजारिस ने ये जो है वो एनालिसिस किया अपनी स्क्रिप्ट्स के अंदर कि आपके पास जो है वो हर किसी का अपना एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है मेंटल इलनेस को लेके। ठीक है, और हर किसी के सिम्टम्स वगैरह को उन्होंने अच्छे तरीके से दिखाया
एंड इवेंचुअली इन द एनालिसिस ही हैड दैट फैक्ट कि उनके अंदर एक सबके अंदर, ऑल्दो द एक्सपीरियंस इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, कोई जो है वो ज़्यादा पेन महसूस करता है, कोई जो है नहीं पेन महसूस करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है, ला जो है वो इट इज़ अ वाइटल एनर्जी। और ये माना जाता है कि आपके पास जब भी कोई स्पिरिट्स जो है वो पजेस करती हैं, बुरी स्पिरिट्स आती हैं, या फिर आप कोई भी मॉरल टैबू ब्रेक करते हो, तो जो आपके पास ये एनर्जी है, वाइटल एनर्जी है ला, जिससे जो है वो आपके पास पूरी की पूरी आपकी जीवन शैली चलती है, ये डिसरप्ट हो जाती है। एंड दिस डिसरप्शन इट कॉजेज द पेन, ठीक है। एंड देन आपके पास अकॉर्डिंग टू दी कॉज, जैसे आपने जो है वो मॉरल टैबू कितना बड़ा ब्रेक किया है, उस हिसाब से जो है वो पेन एसोसिएटेड होता है इससे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पेन है, इसके पेन को समझाने के लिए उन्होंने अलग अलग वर्ड्स बनाए हैं। जो इसकी वजह से मोर सीवियर पेन होता है उसके लिए डिफरेंट वर्ड है, लेस सीवियर पेन होता है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ पेन उनके अंदर जो है वो येलोमो लोगों के अंदर जो डिग्री ऑफ पेन लिखा गया है, जो वर्ड्स लिखे गए हैं, दैट इज़ वे डिफरेंट, ठीक है। सो देन उसके बाद जो है द एवेलुएट द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन प्रोड्यूसिंग द एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है। सो मैंने अगेन पूरा प्रोसेस लिखा है कि पहले कम्युनिटी जो है वो सिलेक्ट करोगे, उसके अंदर आप रहोगे, फिर उसके बाद लोगों के साथ आप जो है वो एक रैपो एस्टेब्लिश करते हो। देन उसके बाद आप जो है लोगों की लैंग्वेज को सीखते हो, उनके कल्चरल नॉर्म्स को सीखते हो। फिर उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करते हो पहले बैठ के, फिर धीरे धीरे आप जो है वो उनके जो भी मैरिज सेरेमनीज़ होती हैं, जैसे मलिनोस की हैं, कहते हैं कि वो कुलारंग के अंदर गए। देन उसके बाद आप जो है वो उनका एनालिसिस करते हो, जो भी हो रहा है उनकी कल्चर के अंदर, उसका जो है वो रिकॉर्डिंग करते हो। देन आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग, आफ्टर दैट एनालिसिस, यू हैव एन एग्जिट, विदा ले लेते हो कम्युनिटी से, ठीक है। स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पढ़ लेना। देन उसके बाद बात आती है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। सो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल PRA एंड PLA, they are both the participatory approaches that are widely used in the developmental anthropology। अब developmental anthropology क्या चीज़ है? It is the branch of anthropology जिसके साथ आप नेटिव या फिर नेटिव सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट जो है वो करते हो और उनके डेवलपमेंट के नोशन को जानने की कोशिश करते हो। सो दे शेयर अ कॉमन ईथोस इन फॉस्टरिंग द लोकल नॉलेज एंड पार्टिसिपेशन। सो इसके अंदर जो है वो आपके पास डेफिनेशन एंड केस स्टडी ऑफ PRA। सो PRA इट इज़ अ फैमिली ऑफ द अप्रोचेस, जिसके अंदर जो है वो मैं बेसिकली इसका समझा देता हूँ और पढ़ लेना आप अपने आप। ये जो है रॉबर्ट चेम्बर्स ने PRA स्टार्ट किया था, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, कि आप लोगों के अंदर जाएंगे, लोगों के अंदर कुछ देर रहेंगे, उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, एंड देन उसके बाद उनको एक सोल्यूशन जो है वो बना के देने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ नोन एज द पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ PLA, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल इंडिया के अंदर फेल हो जाता है। इसीलिए एस.सी. दुबे जो है उस वक्त के PRAs को जो है वो कहते हैं दैट इट इज़ नथिंग दैन दी विलेज टूरिज़्म, ठीक है। ये लोग जो है टूरिस्ट की तरह जाते हैं, कुछ नहीं करके आते। फिर उसके बाद आपके पास बात आती है PLA जो है वो इट इज़ पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। इसके अंदर ये जो है वो एक लीनियर पाथ जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल का था वो जो है वो नहीं होता है, ठीक है। रादर देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ। इसके अंदर क्या था कि आप उस कम्युनिटी के अंदर जाओगे, वहाँ पे जाके आप पार्टिसिपेट करोगे, प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस करोगे और उनको सोल्यूशन दे के वापस आ जाओगे। फिर उसके बाद देखोगे कि वो कैसे जो है वो आपके पास क्या उन्होंने सोल्यूशन को अडॉप्ट किया नहीं किया, उसकी एक जो है वो रिपोर्ट वगैरह बना के मिनिस्ट्री को दे दोगे, ठीक है। तो दिस वॉज अ वेरी लीनियर पाथ। ऑन दी अदर हैंड देयर इज़ पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन प्रोग्राम। इसके अंदर आप क्या करते हो, आप वैसे ही पार्टिसिपेट करते हो। पार्टिसिपेशन के बाद यू विल आप उनसे जो है वो सीखोगे कि किस तरह से वो कम्युनिटी जो है वर्क करती है। फिर उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स को जो है एड्रेस करने की कोशिश करोगे। अगेन आप जो है वो उनके साथ उस प्रॉब्लम को या फिर उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, सिखा के बाहर चले जाओगे। फिर दोबारा फिर से आप कम्युनिटी के अंदर आओगे, आप देखोगे वो कम्युनिटी जो है किस तरह से उन चीज़ों को फॉलो अप कर रही है। देन उसके बाद दोबारा फिर से कोई
अल्टरनेटिव पाथ अगर आपने ढूंढना हुआ तो दोबारा फिर से जो है वो आप ढूंढ के उस कम्युनिटी को जो है वो दोबारा फिर से नया सोल्यूशन दे के आओगे। तो इस तरह से ये जो आपके पास एक्शन है वो चलता रहता है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ जब वो इट इज़ इन अ लीनियर पाथ, ये जो आपके पास पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन है इट इज़ ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है राइट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी टिल द रीसेंट टाइम्स। सो फील्ड वर्क इट इन्वॉल्व्स द इमर्शन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इन द लाइव्स एंड द कल्चर्स ऑफ द पीपल दैट दे स्टडी, ठीक है। तो अगेन इसका बहुत बड़ा डिस्टिंक्टिवनेस है। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास हमने बेसिकली अगेन ट्रेडिशन को बताना है, ठीक है। ट्रेडिशन का मतलब होता है कि आपके पास पुराने ज़माने से नए ज़माने तक कैसे चीज़ जो है वो चलती आ रही है, दैट इज़ व्हाट ट्रेडिशन मीन्स, ठीक है। सो बेसिकली वही चीज़ हमने बतानी है। तो अगेन मेरे हिसाब से यू ऑल हैव डन इट। तो पहले जो है वो एवोल्यूशनरी एरा आता है, ई.बी. टायलर आते हैं, मॉर्गन आते हैं, फ्रेज़र आते हैं, स्पेंसर भी इसके अंदर ही होते हैं। फिर उसके बाद अगला इसका क्रिटिसिज्म लिखा है। देन उसके बाद अगला एरा आता है, नेचुरलिस्ट का एरा आता है। फिर उसके बाद बोजियन ट्रेडिशन आता है, फ्रांस बुआ खुद आते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। मार्गरेट मीड आती है, बेनेडिक्ट आते हैं, सापीर आते हैं, क्रोबर आते हैं, ठीक है। देन इसका क्रिटिसिज्म, यहाँ पे आपको एक पूरा एस्से मिल जाएगा और ये एस्से जो है वो बेसिकली आपको हर वक्त हर एरा के अंदर होने वाले एक फील्ड वर्क ट्रेडिशन का जो है वो एनालिसिस दे देगा, ठीक है। जस्ट इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मलिनोस्की आते हैं, उनका क्रिटिसिज्म मिल जाएगा। देन उसके बाद नियो एथनोग्राफिक एरा आता है जिसके अंदर क्लिफर्ड गीट्स हैं, जेम्स क्लिफर्ड हैं, आपके पास जॉर्ज ई मार्कस हैं, पॉल रेबनो हैं, आपके पास स्पेंसर हैं, अर्जुन पोदराय हैं, मार्कस हैं, दीज ऑल पीपल आर हेयर, ठीक है। देन उसके बाद आजकल फील्ड वर्क जो है वो किस तरह से किया जा रहा है उसका एक जो है वो मैंने 5-6 पॉइंट जो है इसके लिखे हुए हैं। देन उसके बाद जस्ट सिग्निफिकेंस, देन ख़त्म, ठीक है। देन उसके बाद अगला सवाल आता है डिस्कस द वेरियस टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन कंडक्टिंग द एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। सो सबसे पहले जो है वो मैंने पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन को दिखाया है। इसके अंदर आप लोगों की डेली लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट करते हो और एक्सटेंडेड पीरियड तक जो है वो आप उस कम्युनिटी के अंदर रहते हो। बेसिकली इसके अंदर एक बड़ा ही इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है वो ऑब्टेन करने की कोशिश की जाती है। लंबे समय तक लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी कि लंबे समय तक जो है वो आप उस कम्युनिटी के अंदर रहते हो। इट इज़ इंटरप्रेटिव, धीरे धीरे आप उस कम्युनिटी के अंदर जो हिडन मीनिंग्स हैं वो जानना शुरू कर देते हो। वो जो सिंबल्स यूज़ करते हैं, किसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ हो रहा है, तो सिंबॉलिक मीनिंग्स को भी आप समझना स्टार्ट कर देते हो। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ, इसके अंदर आपका इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है वो सामने आता है। व्हाट आर द वीकनेसेस, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, रिसोर्स इंटेंसिव हो, एंड आपके पास जो है वो एक इंडिविजुअल और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बायसेस साफ साफ जो है वो इसके अंदर नज़र आता है। देन उसके बाद बात आती है इंटरव्यूज़ की। इंटरव्यूज़ के अंदर जो है वो इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं कि अगेन इट्स अ डिटेल्ड एंड पर्सनल। इंटरव्यूज़ जो है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, एंड दे आर वेरी 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 डिटेल्ड एंड दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो आपके पास जो है वो देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज़ इन्वॉल्व इन द इंटरव्यू, एंड देन दे आर वेरी कल्चरली सेंसिटिव, ठीक है। तो आपके पास जो है वो अगेन बिकॉज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज टेकिंग द इंटरव्यू, सो ही इज़ वेरी कल्चरली सेंसिटिव, और आपके पास जो है वो एथिकल कंसिडरेशंस को सामने रखा जाता है। देन उसके बाद व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इंटरव्यूज़ जो है वो अगेन डिटेल्ड पर्सनल पर्सपेक्टिव के प्रोवाइड करते हैं। व्हाट आर द वीकनेसेस, आपके पास हो सकता है द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गैदर्ड, ये जो है वो अच्छी ना मिले, एंड मोस्ट ऑफन इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इंटरव्यूअर स्किल। फिर उसके बाद जो है वो इंटरव्यूज़ ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर नहीं किए जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को बड़े पैमाने के ऊपर करने के लिए जो है वो आप लेके आते हो क्वेश्चनेयर्स को या फिर सर्वेज़ को। इसको पढ़ लेना, ठीक है। इट्स मोर अ सोशोलॉजिकल मेथड, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर थोड़ा सा कम किया जाता है, ठीक है। सो देन उसके बाद बात आती है जीनोलॉजिकल मेथड की। जीनोलॉजिकल मेथड जो है वो इट इज़ यूज्ड टू सी कि आपके पास किस तरह से सोशल रिलेशनशिप्स सोसाइटी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। जस्ट रीड इट योरसेल्फ। आजकल क्या किया जा रहा है, आजकल विजुअल एथनोग्राफी की जा रही है। विजुअल एथनोग्राफी का मतलब है
कि रादर देन राइटिंग इन द डायरी आप जो है वो लोगों के साथ फ़ोटोग्राफ क्लिक करते हो, आप जो है वो एक सिंपल सी जो है फिल्मोग्राफी कर लेते हो। सबसे पहले जो है वो आपके पास विजुअल एथनोग्राफी को रूथ बेनेडिक्ट ने ही यूज़ किया था, ठीक है, ताकि उनकी बातों के जो ऊपर है लोगों को यकीन आ सके। लोगों ने फिर भी यकीन नहीं किया, ठीक है। सो आपके पास एक कंटेक्चुअल बिल्कुल जो चीज़ें हो रही हैं, कैसे आप जो है उन चीज़ों को समझ रहे हो, उन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट और कलेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद बात आती है डिजिटल एथनोग्राफी। इसके अंदर आप जो है वो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को स्टडी करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टॉम बोइलस्ट्रोफ का काम है द सेकंड लाइफ, ठीक है। सो इसके अंदर जैसे आप रिसर्च वगैरह के अंदर जो है डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हो, जैसे सर्वे मंकी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो देन देयर आर मैनी कोलैबोरेटिव मेथड्स कि आप सिर्फ और सिर्फ एक मेथड नहीं यूज़ करते, बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करते हो, तब जाके आपके पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है निकलती है। देन यू हैव द आर्काइवल रिसर्च। आजकल जो है वो हो भी रहा है बहुत पुराने टाइम से जो है, यानी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर जाते हो, देखते हो कि और कितने लोगों ने कैसा कैसा काम कर रखा था, दैट इज़ द आर्काइवल रिसर्च। फिर उसके बाद अगला एक सवाल आता है, डिफाइन एथनोग्राफी एंड प्रेजेंट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एथनोग्राफिक स्टडीज़। सो एथनोग्राफी को हमने डिफाइन किया दैट एथनोग्राफी इट इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड that is used in the social sciences, particularly in anthropology, where the researcher they study the culture or a social group in the natural setting, ठीक है। तो हम उसको जो है वो एथनोग्राफी कहते हैं। देन उसके बाद सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास द अर्ली फॉर्म ऑफ एथनोग्राफी दे वर ऑफन डिस्क्रिप्टिव, और आपके पास दे वर डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स ऑफ द एग्जॉटिक कल्चर बाय द ट्रैवलर्स, मिशनरीज, कॉलोनियल ऑफिशियल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन धीरे धीरे जो है वो आपके पास मलिनोव्स्की, फ्रांसबो आए, थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड्स ये लेके आए। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर जो है वो आपके पास अगेन मेथड्स और ज़्यादा रिगरस हो गए, इंटरव्यूज़, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ जो है वो इसके अंदर होनी स्टार्ट हो गई। एक आपके पास जो है वो रिसर्च एट अ डिस्टेंस भी जो है वो आता है। देन उसके बाद पोस्ट कलोनियल और दी पोस्ट मॉडर्न टर्न, इसके अंदर जो है वो रिफ्लेक्सिविटी और रिफ्लेक्सिविटी जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद जो है व्हाट आर द की ट्रेंड्स, वही जो है वो अब थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके इंगेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देन उसके बाद व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क मेथड। सो इसके अंदर मैंने बेसिकली आपके पास लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन से स्टार्ट किया है। सबसे पहले आप आउटसाइडर होते हो अकॉर्डिंग टू जंकर, सबसे पहले आप आउटसाइडर होते हो, देन आप पार्शियल ऑब्जर्वर बनते हो, फिर उसके बाद फुल टाइम ऑब्जर्वर होते हो, फिर आप ऑब्जर्वर एज अ पार्टिसिपेंट होते हो, यानी कि पूरी तरह से आप जो है कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते हो, आप ज़्यादा ध्यान जो है वो अपना ऑब्जर्वेशन के ऊपर लगाते हो। फिर उसके बाद आप पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर बन जाते हो। पार्टिसिपेंट एंड ऑब्जर्वर का मतलब क्या है कि आप डायरी को साथ के साथ लेके चल रहे हो, आप अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो और उसी के साथ साथ थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करते जा रहे हो। देन उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, अब डायरी जो है वो आपकी साइड पे रह जाती है और आप पूरी तरह से उस कम्युनिटी के अंदर जो है इमर्स हो जाते हो। देन उसके बाद फुल पार्टिसिपेंट, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट आर द मेथड्स, इसको जो है वो एक बार देख लीजिएगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वही सारी चीज़ें जो है लिखी हुई हैं। अब अलग अलग कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए थे उसका जो है मैंने लिखा है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है आजकल का काम, दैट इज़ द नैन्सी स्पेंसर ह्यूज द डेथ विदाउट वीपिंग, ठीक है, इट इज़ अ कंटेम्प्रेरी वर्क। देन उसके बाद लॉरा नडेर का काम है हारमोनी आइडियोलॉजी, ठीक है, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो थोड़ा सा बस इसका नाम जो है वो अगर थोड़ा बहुत गूगल के ऊपर सर्च करके देखना चाहते हो देख लेना, नाम इसका याद रखना। देन उसके बाद बात आती है जीनोलॉजिकल मेथड की। जीनोलॉजिकल मेथड इट हैज़ ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द जीनोलॉजिकल ट्री। इसके अंदर हम किनशिप चार्ट्स वगैरह जो है वो ड्रॉ करते हैं और बेसिकली ये देखने की कोशिश करते हैं दैट विद द हेल्प ऑफ द मैरिज अलायंस एंड द ब्लड टाइज आपके पास जो है किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ इस कम्युनिटी के एसोसिएट हुए हैं। तो बेसिकली इसके साथ जो है वी आर एबल टू सी कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना हुआ है, या फिर बेसिक सोशल स्ट्रक्चर एक ट्राइबल सोसाइटी का कैसे बना हुआ है। इसको जो है वो यूज़ किया था W.H.R. रिवर्स ने ड्यूरिंग हिज
इज टॉरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन, और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने टोडास के अंदर इंडिया में काम किया था। तो WHR रिवर्स ने ही इसको जो है इतना पॉपुलराइज किया। फिर उसके बाद ये ही जो मेथड है इट वाज यूज्ड बाय the analysis of it was used for the analysis of the kinship terms और the kinship terminologies। ठीक है, तो ख़ास करके आपके पास जो है वो LH मॉर्गन इसको यूज़ करते हैं, अगेन उसके क्रिटिसिजम्स हैं। ठीक है, और सबसे बढ़िया तरीके से जो है वो यूज़ किया है क्रोबर ने। ठीक है, किनशिप टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद जो है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, इसको लिखा है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस लिखी हैं, जस्ट रीड इट योरसेल्फ, कोई ऐसा इशू नहीं है। देन उसके बाद बात आती है डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ द केस स्टडी मेथड। अब केस स्टडी मेथड जो है ये किस्से कहानियाँ होती हैं। ठीक है, केस स्टडी मेथड के अंदर बेसिकली आप जो है वो लोगों के पास जाते हो और लोगों से बेसिकली आप किस्से सुनते हो, यही जो है वो केस स्टडी मेथड होता है। ठीक है, केस स्टडी मेथड के अंदर आप हर एक चीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस करते हो। एक इंसान की फैमिली कैसे है, एक इंसान कहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे जो है वो क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, किसके साथ उसकी शादी हुई, वो जो है वो रोज़ रोटी कैसी खाता है, उसके अंदर जो है वो सरकार कैसी है, उसका रवैया सरकार के प्रति क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दे आर इन द केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड को लिखने के लिए जो है वो अक्सर आप सीडो नाउन्स को यूज़ करते हो। ठीक है, तो सीडो नाउन्स को इसलिए यूज़ करते हो बिकॉज लोग जो है वो आपको पढ़ते हैं, तो इसके साथ एथिकल प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं आपके जो इन्फॉर्मेशन गिवर है उसके। ठीक है, इन्फॉर्मेंट्स वगैरह के भी। देन आपके पास बात इसका रेलिवेंस क्या है, पहला है डेप्थ ऑफ स्टडी, तो बहुत अच्छा डेप्थ जो है वो केस स्टडी मेथड से निकल के आता है। देन उसके बाद एक रीडर जो है वो कंटेक्स्ट के हिसाब से जो आपका सोसाइटी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके बिहेवियर को अच्छे तरीके से वो एनालाइज कर पाता है। देन उसके बाद इस मेथड की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। ठीक है, आप इस मेथड को जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद हाइपोथेसिस जनरेशन के अंदर जो है ये मेथड सबसे ज़्यादा कारगर जो है साबित हुआ है। ठीक है, सो आपके बिकॉज अगेन आप हर तरह का डेटा जो है हर पर्सपेक्टिव से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, और केस स्टडी मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसके नीचे आप बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ दी शेड्यूल्स, यू कैन यूज़ दी क्वेश्चनेयर्स, ताकि क्वांटिटी ऑफ डेटा जो है बढ़ सके। हेयर यू कैन यूज़ दी जीनियोलॉजी, अगेन आपके पास क्वालिटी ऑफ डेटा इम्प्रूव करने के लिए। हेयर यू कैन यूज़ दी इंटरव्यूज़, ताकि आपके पास अगेन जो क्वालिटी ऑफ डेटा है वो इंक्रीज़ हो, इन्हांस हो। तो इसके नीचे आप अलग अलग तरह के डायमेंशंस को जानने के लिए अलग अलग तरह के जो टेक्निक्स है दैट यू कैन यूज़। देन उसके बाद डिस्कस द एडवांटेजेस एंड द लिमिटेशंस ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एज अ टेक्निक ऑफ द डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन जो है वो अगेन इट इज़ आई थिंक हमने पहले भी कर लिया है, वही चीज़ है, कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, रेपो बिल्डिंग वगैरह वही सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपके पास व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। देखो ऐसा है कि अब आपको कम्युनिटी के अंदर विजिट करना है, आप यहाँ पे बैठे हो और बेसिकली आप कम्युनिटी के अंदर विजिट करके यू हैव टू कलेक्ट सर्टन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने लोगों को जो है वो चूज़ करना होगा कि कहाँ से मैंने लोग जो है वो चूज़ करने हैं। एंड आप हर एक के घर में नहीं जा सकते हो और हर एक के घर के अंदर जाके आप उसके इंटरव्यूज़ नहीं कंडक्ट कर सकते हो। तो आपका बेसिकली जो मकसद होता है वो ये होता है कि मैं ऐसा एक अपना सैम्पल स्पेस जो है वो ले लूँ, या फिर अपना एक सैम्पल मैं इस तरह से कलेक्ट करूँ जिसके अंदर आपके हर एक तरह के लोग जो है वो आ जाएं। तो उस सैम्पल को कलेक्ट करने के 3 तरह के तरीके होते हैं, मेजरली 3 तरह के तरीके होते हैं जो कि यहाँ से पूछे गए हैं। एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक होती है, एक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक होती है, एक मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक होती है। ठीक है, जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक है उसके अंदर आप बेसिकली एक देखते हो दैट व्हाट इज़, किस तरह से जो है लोगों को आपने उठाना है। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से लोग गुजर रहे हैं, ये जो है बहुत ही बिजी लेन है और लोग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट गुजर रहे हैं।
ठीक है। और आपने बेसिकली जो है वो लोगों से कोई डेटा कलेक्ट करना है, या फिर आपने जो है लोगों से कुछ पूछना है कि लेट्स से विच काइंड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक डू यू यूज़। तो आप क्या करते हो, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या कहता है कि आप एक सिस्टम बना लोगे और उस सिस्टम के तहत जो है लोगों के इंटरव्यूज़ या फिर लोगों से क्वेश्चंस पूछते चले जाओगे। लेट्स से आपने कहा कि हर मैं तीसरे इंसान को पकड़ूंगा और तीसरे इंसान से जो है ये पूछूंगा कि आपने कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक पिया था, ठीक है, या फिर क्या आपको जो है कोक पसंद है या नहीं पसंद है। सो दिस इज़ नोन एज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सो आपके पास जो है वो द लिस्ट इट प्रोग्रेस इन अ सर्कुलर मैनर, कि आपने फिर से वो सिस्टम लगाया, फिर से इंसान पकड़ लिया, फिर से सिस्टम लगाया, फिर से इंसान पकड़ लिया। देन उसके बाद बात आती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर आप अलग पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसको अलग अलग स्ट्रैटाज के अंदर या फिर सब ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप इस विलेज कम्युनिटी के अंदर आए, तो आप इस विलेज कम्युनिटी के अंदर देखते हो कि इस विलेज कम्युनिटी के अंदर हर एक कास्ट या फिर हर एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग जो है मौजूद हैं। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, एक जो है वो इस तरह से एक एनालिसिस ड्रॉ करोगे और इसके अंदर जो है वो आप देखोगे कि अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं। तो इस तरह से ये एक स्ट्रैटिफिकेशन या फिर ऐसा जो है वो आपके पास एक सब ग्रुप का एनालिसिस आपके पास बन जाएगा। अब इसमें से दो उठा लिए, 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 ऐसे जो है वो आप लोगों को उठा लोगे, ठीक है। सो देन उसके बाद बात आती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपके पास जो है वो एक पॉपुलेशन को छोटे छोटे क्लस्टर ग्रुप्स के अंदर जो है वो आप डिवाइड कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पॉपुलेशन, और इनको जो है वो ज़्यादातर ये अर्बन एरियाज़ वगैरह के अंदर किया जाता है। सो इसके अंदर जो है वो आप छोटे छोटे क्लस्टर्स के अंदर इसको डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। सो और एंड देन जब आपके पास इसको चूज़ करने की बात आती है, एक क्लस्टर जो है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेते हो, रेंडमली जो है क्लस्टर्स को चूज़ कर लेते हो आप, ठीक है। सो इस तरह से जो है दिस इज़ नोन एज द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। देन उसके बाद बात आती है व्हाट इज़ द शेड्यूल और द क्वेश्चनएयर रिसर्च इन द एंथ्रोपोलॉजी। जस्ट इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, दैट इज़ इट। देन उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉजिटिविस्ट एंड द नॉन पॉजिटिविस्ट टू द सोशल साइंसेज। बेसिकली आपके पास जो है जब आप सिलेबस को एनालाइज करते हो, देयर आर 2-3 थिंग्स। वन इज़ द मैथडोलॉजी एंड अदर इज़ द मेथड, एंड देन देयर आर टेक्निक्स, ठीक है। तो आपके पास जो मैथडोलॉजी है, मैथडोलॉजी का मतलब है कि आप इस कम्युनिटी के अंदर आए क्यों हो, वाई। मेथड का मतलब होता है कि आप जो है वो अब क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। देन टेक्निक का मतलब होता है हाउ आर यू गोइंग टू डू, ठीक है। मैथडोलॉजी, अब देखो अगर आप इस कम्युनिटी के अंदर आए हो ताकि मैं एक बहुत बड़ी थ्योरी और बहुत वाइड बड़ी थ्योरी जो है वो बना सकूं और वो उस थ्योरी को जो है वो लोगों के सामने जो है वो मैं प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। दिस इज़ नोन एज द पॉजिटिविज्म। ऑन दी अदर हैंड देर इज़ नॉन पॉजिटिविज्म। नॉन पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है कि अब आप जो है थ्योरी के साथ कंसर्न नहीं हो, आप सिंपली इस एक जो ये एक सोसाइटी है इसको आप सिंपल तरीके से लिखना चाहते हो कि ये जो है वो सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आपके पास दिस इज़ नोन एज द नॉन पॉजिटिविस्ट, ठीक है। सो पॉजिटिविस्ट दे वांट टू मेक अ थ्योरी, अ वाइडर थ्योरी, और वो एंथ्रोपोलॉजी को एज अ सोशल साइंस जो है वो दिखाना चाहते हैं। और जो नॉन पॉजिटिविस्ट हैं उनका एक ह्यूमनिस्टिक वे होता है कि मैं इस सोसाइटी के अंदर आया हूँ, मुझे एक किताब लिखनी है और किताब जो है मैंने ट्रैवलॉग की तरह लिखनी है ताकि लोग जो है नॉवल की तरह, नॉवल की शेप में, ट्रैवलॉग की शेप के अंदर जो है उसको पढ़ सकें, उसको ह्यूमैनिटीज़ का वर्क जो है वो देख सकें, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच आती है। तो पॉजिटिविस्ट जो है वो अगेन ब्रॉन्सा मालिनोव्स्की का एग्जांपल है, एयर रेडक्लिफ ब्राउन का है, ठीक है। आपके पास जॉर्ज मर्डॉक का है, जूलियन स्टीवर्ट का है, हैरिस का है। देन उसके बाद नॉन पॉजिटिविस्ट आते हैं। नॉन पॉजिटिव ऐसे लोग हैं जो कि आपके पास उनका फोकस डेप्थ और कंटेक्चुअल एनालिसिस के अंदर होता है, ना कि किसी थ्योरी बनाने के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर फ्रांज बोआ आ जाते हैं। फ्रांज बोआ खैर ही इज़ अ पॉजिटिविस्ट, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इतना रिग्रेस मेथड बताया था, इनको यहाँ पे नॉन पॉजिटिविस्ट के अंदर रखा गया, रहने दो, इनको मत लिखना, ऐसे ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। क्लिफर्ड गीट्स जो है वो इसके अंदर आते हैं, मीड भी काफ़ी हद तक इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो रहने देना, मत लिखना,
ठीक है। देन उसके बाद विक्टर टर्नर आते हैं, डगलस आ जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज इट। देन उसके बाद बात आती है डिस्कस द डिफरेंट फील्ड वर्क ट्रेडिशंस इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। सो आपके पास अलग अलग फील्ड वर्क ट्रेडिशंस, आप जो पहली चीज़ आती है दैट इज़ द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। वी हैव ऑलरेडी डन इट, छोड़ो इन चीज़ों को, नहीं ये नहीं किया था, नहीं छोड़ना इन चीज़ों को, ठीक है। तो अलग अलग सो व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड वर्क ट्रेडिशंस, ठीक है, इन द एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। यानी कि आपके पास जो फील्ड वर्क का मेथड है उसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें जो है, या फिर उसके अंदर और कौन कौन से जो ट्रेडिशंस हैं वो फॉलो किए जाते हैं। यानी कि आपके पास जो फील्ड वर्क मेथड है उनके और कौन कौन से आस्पेक्ट्स हैं। एक सिंपल सा तरीका है इस चीज़ को समझाने का। एक जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, दूसरा जो है वो फील्ड वर्क के अंदर हम अपनी डायरीज़ वगैरह लिखते हैं जिसके ऊपर जो है प्रेजेंटेशन के लिए हम बाद में वो वही जो है वो एथनोग्राफीज बन जाती हैं जब उनको प्रेजेंट करना होता है। देन उसके बाद फील्ड वर्क के अंदर स्टडी करने के बाद, डायरी लिखने के बाद हम कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं। फील्ड वर्क क्योंकि काफ़ी टाइम तक रहता है, आप रहते हो, तो उसके अंदर चेंज को मॉनिटर किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ की जाती हैं। देन उसके बाद आपकी जो पूरी टीम होती है वो फील्ड के ऊपर बैठी होती है। सो आपका जो टीम रिसर्च है, जो प्रॉपर टीम का ब्यूरोक्रेटाइजेशन है वो वहाँ पे होता है। एंड देन समटाइम्स इट ऑल्सो एक्वायर्स दी परस्पेक्ट ऑफ द एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि आप खुद जो है वो आपकी कम्युनिटी को सुधारने की भी कोशिश करते हो। और आजकल जो है वो नेटनोग्राफीज वगैरह भी आनी शुरू हुई हैं। दिस इज़ अ रीसेंट ट्रेंड। लिखना हुआ लिख देना, छोड़ना है छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन उसके बाद डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड वर्क टू द डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज। इनको पढ़ लेना, बेसिकली इसके अंदर और कुछ नहीं है। मैंने जो भी चीज़ें आपकी अभी तक पढ़ी थी उसको कोलैबोरेट करके क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर जो है लिख दिया है, दैट इज़ इट। देन उसके बाद अगला सवाल आता है डिस्कस द नेचर एंड लॉजिक ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क मेथड्स एंड हाउ दीज डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द सोशल स्टडीज़। और इसको जो है वो हमें डिस्कस करना है। Sorry. So anthropological fieldwork methods, they are distinctive tools जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट एम्प्लॉय करते हैं फॉर द इन डेप्थ स्टडीज़ ऑफ द कल्चर एंड द सोसाइटीज़। और वो यहाँ पे टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफी, कंपैरेटिव स्टडीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो आपके पास क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होता है, एथनोग्राफी होती है, कंपैरेटिव स्टडी होती है, वही सारी चीज़ें हैं सेम। देन व्हाट इज़ मेथड एंड मेथडोलॉजी, मैं इसको समझा देता हूँ, बाकी खुद पढ़ लेना आप। कि आपके पास जो मेथडोलॉजी है, मेथडोलॉजी इट इज़ द फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब है कि आप यहाँ पे आए क्यों हो। ज़्यादातर आपके पास दो तरह की फ़िलासफ़ीज़ होती हैं सोशल साइंसेस के अंदर, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर दो तरह की है मेजर, सोशल साइंसेस में तो खैर बहुत सारी हैं। तो एक जो है वो दैट इज़ पॉजिटिविज़म, वन इज़ नॉन पॉजिटिविज़म। पॉजिटिविज़म का अर्थ है कि आप जो है वो थ्योरी बनाना चाहते हो सोशल साइंसेस की तरह, सोशोलॉजी की तरह। एंड नॉन पॉजिटिविज़म यानी कि आप सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना चाहते हो कि लोग जो है वो कैसा बिहेव करते हैं। और इसके अंदर नॉन पॉजिटिविज़म की तरह जो एथनोग्राफी है वो ज़्यादातर एक नॉवल लाइक या फिर एक ट्रैवलॉग लाइक जो है वो एथनोग्राफी की जाती है, ठीक है। दिस इज़ द मैथडोलॉजी। बेसिकली यहाँ पे वाई को आंसर किया जाता है कि आप इस व्यवस्था में आए क्यों। फिर उसके बाद बात आती है मेथड की। मेथड इज़ बेसिकली कि आप किस तरह से इस फिलॉसफी के लिए आप क्या, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। बेसिकली आपका जो है वो प्लान ऑफ एक्शन क्या है, व्हाट इज़ योर प्लान, क्या करने वाले हो इसके अंदर, ठीक है। सो मेथडोलॉजी के अंदर जो है वो आप सबसे पहले सैम्पल्स वगैरह एक्वायर करते हो कि मैं जो है वो इस तरह से, दिस इज़ माई मेथड, कि मैं जो है वो इस तरह से सैम्पल्स एक्वायर करूँगा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करूँगा, ये वो क्या किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो आपको लिखा जाता है दैट व्हाट आर द टेक्निक्स
दैट आई एम गोइंग टू एम्प्लॉय हेयर, ठीक है, और उसके पीछे का जो है लॉजिक क्या रहेगा, ठीक है। देन तो ये सारी चीज़ें जो है मेजरली लिखी जाती हैं। देन देर इज़ टेक्निक, टेक्निक जो है वो यहाँ पे लिखी जाती है, दैट हाउ यू आर गोइंग टू हैव दैट डेटा इन हैंड, दैट इज़ इट, ठीक है जी। मेथड के नीचे ही टेक्निक्स आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखना होता है ना, सैम्पलिंग ऐसे कलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद टेक्निक्स ये लिखी जाएंगी, तो उन्हीं टेक्निक्स के हिसाब से फिर आगे जो है वो आप अपना एथनोग्राफिक वर्क लिखते हो, आपका पेपर जो है वो लिखा जाता है और इसको पीयर रिव्यूज़ के अंदर डिस्कस भी किया जाता है। देन उसके बाद डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द टेक्निक, मेथड एंड मेथडोलॉजी, यही चीज़ है सेम जो हमने यहीं पे डिस्कस की थी। देन उसके बाद हाउ डज द फील्ड वर्कर स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट्स एंड द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। सबसे पहले बात आती है व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द फील्ड वर्कर्स, ठीक है, इन बैलेंसिंग द थ्योरी एंड द रियल लाइफ सिचुएशन। तो कई बार जो है एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो है चीज़ें नहीं बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब क्लिफर्ड गीट्स मोरक्को के अंदर गए थे तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल रिबिलियन हो गया था। अब ये तो बिल्कुल भी प्लान के अंदर नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, पहले अप्रोच को फ्लेक्सिबल रखा जाता है। देन उसके बाद इमर्शन, डीप इमर्शन को यूज़ किया जाता है, जिसके साथ कि आप अपने यू बिकम वेरी रिफ्लेक्सिव, आप अपने आप को, अपने फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्लेन करते हो उसके अंदर। एंड देन ट्रायंगुलेशन का मतलब है कि आप तीन या तीन से ज़्यादा जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हो, कि अगर ये टेक्निक ना काम करी, इस टेक्निक ने अच्छा रिजल्ट ना प्रोड्यूस किया, तो दूसरी टेक्निक का जो है वो रिजल्ट्स या फिर दूसरी टेक्निक से जो डेटा है वो एक्वायर कर लिया जाएगा। देन यू हैव द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, और आप जो है लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कोलैब करते हो, रैपो बिल्ड करते हो, काफ़ी टाइम उनके साथ रहते हो, ठीक है। एंड आप जो है वो बड़े ह्यूमिलिटी से उनके साथ पेश आते हो, जिस वजह से दे आर ओके टू गिव यू द डेटा, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द इन्फॉर्मेंट इन द एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। सो बेसिकली जो भी आपका एज अ कल्चरल इंटरप्रेटर, ब्रिज बिटवीन द कम्युनिटी, आपको प्राइमरी डेटा चाहिए होता है, आपको गाइडेंस चाहिए होती है, एडवाइस चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें आपका इन्फॉर्मर ही ला के देता है। पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज़ कि कौन से अलग अलग जो डेटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर हैं या फिर इंटरप्रिटेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। कलेक्शन तो नहीं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो द क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर इंटरप्रेटिंग द कम्प्लेक्स डेटा एंड अनकवरिंग द पैटर्न्स, थीम्स, मीनिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जो है वो हम मेथड्स की बात करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ होती है दैट इज़ द कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस के अंदर बेसिकली अगेन द कंटेंट एनालिसिस के अंदर तो आजकल बच्चे चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहे हैं। सो कंटेंट एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं कि आप जो है वो भी जो भी आपका बिहेवियर का डेटा होता है, ठीक है, उसको जो है वो एनालाइज करके समराइज करके लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर आर फूड टैबूज, आप किसी कम्युनिटी के अंदर जो है वो फूड टैबूज को एनालाइज करना चाहते हो, और फूड टैबूज का आपने रिलेशनशिप बनाना है कि आपकी डेफिशिएंसीज के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। सो फूड टैबूज को आप दो तरीके से कैटेगराइज करते हो, एक वेजिटेरियन फूड टैबू, एक नॉन वेजिटेरियन फूड टैबू, ठीक है। तो आपके पास इस चीज़ को हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस, कि आपने बहुत लंबा चौड़ा डेटा जो है वो कलेक्ट किया, ठीक है। देन उसके बाद उस डेटा को जो है फीड करके दो तरीके से अलग अलग टैबूज को आपने समझा दिया, बता दिया, प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो थीमेटिक एनालिसिस। अब थीमेटिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है, अब आपके पास ये चीज़ें आ गई कि किन के अंदर कौन सी चीज़ें टैबू है, ठीक है। अब आपने जो है वो थीम का एनालिसिस बनाना है कि वेजिटेरियन फूड टैबूज की वजह से ये जो विटामिन्स हैं वो कम हो रहे हैं, जो नॉन वेजिटेरियन फूड टैबू है उसकी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ये एनर्जी डेफिशिएंसी वगैरह जो है कोई किस तरह की आ रही है। दिस इज़ नोन एज ए थीमेटिक एनालिसिस, ठीक है। जब आप जो है वो चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देते हो, आप पैटर्न्स जो है वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हो। देन उसके बाद जो है वो नरेटिव एनालिसिस। नरेटिव एनालिसिस होता है
कि जब आप अब यही चीज़ें जो है आपने ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखी थी, लोगों के अंदर पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन वगैरह करके देखी। नरेटिव एनालिसिस के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे आपने लोगों का जो फूड है वो दिखाया था। अब नरेटिव एनालिसिस के अंदर जो है वो आप लोगों से कहानियाँ सुनते हो, फोक लोर्स वगैरह सुनते हो, एंड फोक लोर्स के अंदर जो उनकी वकैब होती है, ठीक है, कौन सी अच्छे के लिए, गुड के लिए यूज़ की जा रही है, कौन सी बैड के लिए यूज़ की जा रही है, कौन सी वकैब, कौन सा इमोशन जो है वो स्ट्राइक कर रही है, उन सारी चीज़ों को जो है कलेक्टिवली लिख देते हो। दैट इज़ नोन एज द नरेटिव एनालिसिस। देन उसके बाद डिस्कोर्स एनालिसिस, हीरो के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, विलन के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, कौन से सोशल कंटेक्स्ट के अंदर कौन से वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, सोशल कंटेक्स्ट बदलने से जो है उस वर्ड का मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है। दैट इज़ नोन एज द डिस्कोर्स एनालिसिस। ग्राउंडेड थ्योरी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3-4 चीज़ें जो है वो ठीक है। दैन उसके बाद बात आती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड। 2-3 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर याद कर लेना, ज़्यादातर जो है नवीवो और अल्टास TI जो है यूज़ किया जा रहा है। नवीवो जो है वो बेसिकली आपके पास कोडिंग और टेक्स्ट एनालिसिस, विजुअलाइजेशन के जो है वो काम आता है। अब बहुत अच्छे जो है वो ग्राफ चार्ट्स वगैरह बना के आपको दे देता है, ठीक है, जो हम एक चीज़ कहते हैं दी ब्रेन डायग्राम्स, तो वो जो है वो आपके पास बड़ी अच्छी बन जाती हैं। दैट दिस विल लीड टू दिस, दिस विल लीड टू दिस, दिस विल लीड टू दिस, वो जो एक फ्लो डायग्राम्स होती हैं, ब्रेन डायग्राम्स नहीं, फ्लो डायग्राम्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आपके पास बात आती है अल्टास TI। अल्टास TI के अंदर यहाँ पे जब नवीवो जो है इट इज़ वेरी मच एफिशिएंट विद द क्वालिटेटिव टूल्स, अब वर्ड्स के साथ काफ़ी अच्छा होता है। तो अल्टास TI के जो है TI के अंदर आप ग्राफिकल, ऑडियो, वीडियो वगैरह डेटा भी उसी के अंदर जो है स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये दो जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इट, ठीक है। सो ये जो है पिछले साल सवाल जो है वो पूछा गया था। अगेन बिल्कुल जो है क्वेश्चन फिनोमेनोलॉजी के थीम के साथ ही जा रहा था ये, ओके। सो दिस इज़ फॉर द मेथड्स एंड मेथडोलॉजी। सो आर पेपर फर्स्ट इट इज़ ओवर, ठीक है। एंड अगले से जो है वो अगली क्लास से, अगले सेशन से विल स्टार्ट फ्रॉम द पेपर सेकंड, ठीक है। पेपर सेकंड आई विल ट्राई कि आपके पास 2-3 क्लासेस के अंदर ही जो है वो विलेज स्टडीज़ और आपके पास जो है वो ट्राइबल स्टडीज़ अगेन 1-2 क्लासेस के अंदर जो है वो ख़त्म कर दी जाए। चलिए, वी हैव ऑलरेडी डन दी सेक्शन ऑफ आर्कोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।